हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे और मिस्टर आशुतोष पांडे ने, और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे बुक में वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि फ्रेडरिक सोरियो के बारे में है। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक नंबर के लिए पूछा गया है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है कि वाई डिड फ्रेडरिक सोरियो प्रेजेंट यूटोपियन विजन इन हिज प्रिंट इन 1848, एक्सप्लेन एनी वन रीज़न। तो इसमें देखिए क्या विजन, क्या इसका रीज़न हो सकता है इस विज़न का। तो इसमें सबसे पहले तो आप नीचे देखिए, ये जो इमेज बना हुआ है, ये इमेज इसकी बात की जा रही है। इसका आपको हेडिंग पता होना चाहिए, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इसमें जो है इस सीरीज में द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, इस सीरीज में 4 पेंटिंग्स तैयार की गई थी। इसमें से पहला जो था वो था द पैक्ट बिटवीन नेशंस, जो आपके बुक में दिया हुआ है, और इसे फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में तैयार किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसका जो है कि रीज़न बताइए। तो इसमें देखिए क्या रीज़न है। पहला है कि फॉर क्रिएटिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। दूसरा है फॉर क्रिएटिंग फ्रेटर्निटी एमंग नेशंस ऑफ वर्ल्ड। थर्ड रीज़न है फॉर डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। और फोर्थ रीज़न है फॉर कैरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। कोई भी आप पॉइंट इसमें से लिखेंगे वो आंसर जो है सही होगा, है ना। तो इसमें जो हेडिंग है, इसका जो टाइटल है इस पिक्चर का, वही है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो इसी को लिख दीजिए कि इसी के लिए जो है इन्होंने ये पेंटिंग तैयार किया था, या जो है फ्रेटर्निटी दिखाना चाहते थे अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, है ना। तो कोई भी ऑप्शन अगर आप लिखते हैं इसमें से तो वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अगला पार्ट है वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग द फ्रेंच पीपल। या इसी क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा गया है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो इसमें जो है ये तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, तो आपको याद भी हो गया होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि द आइडिया ऑफ ला पैत्री मीन्स द फादरलैंड एंड ली सितोए मीन्स द सिटीजन emphasize the notion of united community enjoying equal rights and under a constitution। तो आपको याद होगा कि फ्रांस में ऐसा किया गया कि कोई किसी को जो है सर मैडम नहीं बोलेगा, सिटीजन के रूप में हम सबको संबोधित करेंगे, और फादरलैंड का कॉन्सेप्ट आया, है ना। और इसको इसलिए किया गया कि जो कंट्री के अंदर जितने लोग रह रहे हैं हर कोई इक्वल राइट इंजॉय करें अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड है फ्रेंच फ्लैग, जो कि ट्राई कलर था, उसको लाया गया इन प्लेस ऑफ द रॉयल स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट, स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड इट वॉज रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। तो स्टेट जनरल को बदल दिया गया किसमें, नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स वेर दे वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। फोर्थ पॉइंट है द न्यू हेम्स वेयर कंपोज्ड एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, है ना। तो न्यू हेम्स वगैरह जो है नए गीत संगीत कुछ जो है क्रिएट किए गए, और जो शहीद लोग थे, जो जिन्होंने देश की लड़ाई में, जो 1789 का रिवॉल्यूशन था उसमें जिन लोगों ने शहादत हासिल की थी, उनको जो है कमेमोरेट किया गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस। सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, यूनिफॉर्म लॉ लाए गए, पूरे कंट्री के लिए एक ही लॉ, पूरे हर सिटीजन के लिए एक ही लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैड नेपोलियनिक कोड एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो नेपोलियनिक कोड आपको याद होगा किस ईयर में आया था, 1804 में। तो इसमें एक और क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछा गया है कि द नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। एनालाइज द स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड जिसको हम बोलते हैं, और इसका क्या नाम है, सिविल कोड ऑफ 1804। तो इसमें जो फर्स्ट 3 पॉइंट है ये जो है आपके नेपोलियनिक कोड के हैं। क्या किया गया नेपोलियनिक कोड के द्वारा, ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड, इट इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज गिवन। इसके अलावा जो बाकी स्टेप्स जो लिए गए नेपोलियन के द्वारा उन सभी एरियाज़ के लिए जहाँ पे उसने रूल किया, उसमें था कि ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिस्ड एंड द freed peasants from serfdom and manorial dues, guild restrictions were removed,
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। तो ये सभी स्टेप्स लिए गए, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ये है फर्स्ट 3 पॉइंट जो कि नेपोलियनिक कोड के हिस्सा थे। नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे एक प्रश्न पूछा गया है कि द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism. What did it mean for the middle class in France? तो जो अर्ली 19th सेंचुरी में जो यूरोप है वहाँ पे जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है वो लिबरलिज्म के आइडिया से रिलेट करता है। तो यूरोप के अंदर जो मिडिल क्लास है उसके लिए इस बात का क्या मतलब था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म इन फ्रांस, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो जो यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अगर हम लिबरलिज्म का मतलब पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द राइट टू वोट, गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड यूनिवर्सल सफरेज। आई होप कि आपको इन सबका मीनिंग पता होगा। राइट टू वोट है ना, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और यूनिवर्सल सफरेज इज राइट टू वोट फॉर ऑल। थर्ड इज इट स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, यानी कि किसी प्रकार का ऑटोक्रेसी नहीं होगा, द पीपल विल इलेक्ट द गवर्नमेंट, है ना। और क्लरिकल मतलब वो जो क्लर्जी वाला जो था, जो चर्च का जो प्रिविलेज था, वो सब खत्म करना है। और फोर्थ पॉइंट है इट आस्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट होगा जो कि पार्लियामेंट से इलेक्ट होगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, why did most of the conservative regime impose censorship laws to control printed material associated with the French Revolution in 1815? तो जो कंजर्वेटिव रेजिम है उसने सेंसरशिप क्यों इम्पोज किया है ना, और स्पेशली जो कि किससे रिलेटेड हो, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। तो सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चीज़ आप पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके पहले गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, या गवर्नमेंट उसमें काटछाट कर सकती है। तो सेंसरशिप लॉ कंट्रोल्स प्रैक्टिसेस मोशंस फर्स्ट प्रिंटेड मटेरियल एसोसिएटेड एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, ये सेंसरशिप कौन इम्पोज कर रहा है? कंजर्वेटिव रेजिम। कंजर्वेटिव रेजिम यानी कि वो रेजिम जो कि पहले वाले सिस्टम में जाना चाहती थी, जिसमें लोगों के पास कोई राइट नहीं थे, सोसाइटी बटी हुई थी, राजा का रूल था, है ना, डायनेस्टिक सक्सेशन होता था। तो वो लोग क्यों चाहेंगे कि जो है नए नए आइडियाज़ पब्लिश हों, नए नए आइडियाज़ लोग पढ़ पाएँ? तो इसीलिए उन लोगों ने प्रिंटेड मटेरियल को, जिसमें कि लिबर्टी और फ्रीडम की बात होगी, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बातें होंगी, उसको उन लोगों ने सेंसर करना शुरू किया, उसको काट छाट करना शुरू किया। दे डिड नॉट टॉलरेट द क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली जो भी ऐसी चीज़ हो जिसमें क्रिटिसिज्म किया जाएगा, जिसमें राजा से असहमति जाहिर की जाएगी लिख करके, उसको वो लोग पब्लिश नहीं होने देंगे, एंड दैट इज़ द सेंसरशिप। और थर्ड पॉइंट है दे सॉट टू कर्व द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाने वाला अगर कोई भी बात लिखा जाएगा तो उसको वो लोग सेंसर करेंगे। तो ये है सेंसरशिप। जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई वॉज द पीरियड ऑफ 1848 कंसिडर्ड अ फेज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन यूरोप। 1848 का जो समय है वो रिवॉल्यूशंस का फेज क्यों माना जाता है, किसके लिए? फॉर द लिबरल्स इन यूरोप। इसमें देखिए, द इवेंट ऑफ February 1848 in France had sought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. 1848 में फरवरी में क्या हुआ था कि फ्रांस के अंदर से मोनार्क को लोगों ने हटा दिया और यूनिवर्सल मेल सफरेज के आधार पे एक रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, यहाँ पे एक मैं और पॉइंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर जो भी रिवॉल्यूशंस हुए हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रांस से होती है। इसीलिए आपको याद होगा कि ड्यूक मेटरनिक, जो कि कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। वो क्यों ये बात कहता है? वो इसके बात कहने का मतलब यही है कि जब भी फ्रांस के अंदर कुछ होगा तो उसका असर पूरे यूरोप के अंदर भी होगा। तो ये है सेकेंड पॉइंट। द जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर, men and women of the liberal middle classes combined their demand for the constitutionalism with national unification। इन सभी कंट्रीज़ के लोगों ने, इन सभी एम्पायर के लोगों ने क्या डिमांड किया? इन लोगों ने डिमांड किया
कि हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन, यानी कि हमारा जो एरिया है उसका यूनिफाई भी करो और हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। थर्ड पॉइंट है द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। क्या है पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए। इसके आधार पे हमें हमें एक नेशन स्टेट चाहिए, ये डिमांड लोगों ने किया। फोर्थ पॉइंट है कि जर्मन रीजन्स इन द जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस whose member were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। यानी कि जर्मन का जो एरिया था, देखो जर्मनी तो नहीं था, जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे, तो जितने जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे वहाँ के लोगों ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए और उसके मेंबर कौन थे? उसके मेंबर थे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस, और ये सभी इकट्ठा हुए कहाँ पे? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। और वहाँ पे इन लोगों ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग किया। महिलाओं ने भी अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, उन्होंने भी न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया और पॉलिटिकल मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया ताकि ये भी अपने राइट्स को पा सकें। तो ये था 1848 के इवेंट्स। अगला है डिस्क्राइब द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप दैट प्रिवेल्ड इन द यूरोप ड्यूरिंग 1830s, है ना। तो 1830s के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था, वो क्या था? तो इकोनॉमिक उस समय देखें, अगर हम 1830s का टाइम यूरोप के अंदर, तो उस समय पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा। सेकेंड पॉइंट है इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स दैन एम्प्लॉयमेंट, नौकरियाँ कम है, नौकरी खोजने वाले ज़्यादा हैं। तीसरा पॉइंट पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ इन द टू लिव इन द ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो लोग काम की तलाश में गाँव के एरिया को छोड़ करके, रूरल एरिया को छोड़ करके कहाँ माइग्रेट हो रहे थे? दे वर माइग्रेटेड टू द सिटीज़ एंड सिटीज़ वेयर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। तो ओवर क्राउडेड स्लम्स हैं, वहाँ पे बस्तियाँ हैं, उसमें जो लोग जा करके रह रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो यूरोप के जो बाकी कंट्रीज़ हैं, वो वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो हाथ से सामान बनाते हैं, उनको कंपटीशन मिल रहा है किससे? इंग्लैंड में बने हुए, इंग्लैंड के अंदर मशीनों से बने हुए जो सामान है उसका इंपोर्ट हो रहा है उनकी कंट्री के अंदर, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, और वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो कंपटीशन फेस कर रहे हैं, उनका सामान नहीं बिक पा रहा है, वो प्रॉब्लम में है ना। फिर फिफ्थ पॉइंट है इन यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर प्रेजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी थी, जैसे फ्रांस एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो है वो एरिस्टोक्रेसी वाला सिस्टम ख़त्म हो गया था, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ थी वहाँ पे क्या चल रहा था? वहाँ पे अभी भी एरिस्टोक्रेसी थी, वहाँ पे अभी भी राजा का रूल था, वहाँ की सोसाइटी अभी भी बटी हुई थी, और वहाँ पे जो किसान थे छोटे छोटे, उन्हें अभी भी फ्यूडल ड्यूज देने पड़ रहे थे, तो दे वर इन द प्रॉब्लम। और लास्ट पॉइंट है कि द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन्स एंड कंट्रीज़। क्या हुआ कि फसल खराब हो गई तो जो फूड प्राइसेस हैं उनकी कीमत बढ़ी तो धीरे धीरे लोग गरीबी में आने लगे, चाहे वो शहर में रहते हों या किसी भी देश में रहते हों। पॉपुलिज्म का मतलब यहाँ पे है कि पॉवर्टी कंडीशन में जाना एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स। जब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट अलग अलग पार्ट में होने लगे यूरोप के अंदर, तो ग्रीक लोग जो थे उनके अंदर भी हुआ कि भाई हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। उनको इंडिपेंडेंस किससे चाहिए था, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। बहुत सारे जो ग्रीक्स थे, मतलब जो बहुत सारे ग्रीस के लोग जो थे वो एग्जाइल में थे, उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था। उन लोगों ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उनको सपोर्ट मिला कैसे? क्योंकि जो है जो यूरोप के बाकी लोग थे, दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग थे, उनको एक सिंपैथी थी कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर इतना महान कल्चर है ना, वो कल्चर जो है वो फिर से डेवलप होना चाहिए, वो ग्रीस जो है आज़ाद कंट्री होना चाहिए। तो इसलिए उनको सिंपैथी मिली यूरोप के अलग अलग पार्ट से। एक पोएट हैं एक बहुत ही फेमस
जिनका नाम है लॉर्ड बैरोन। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके पहले ये पॉइंट देख लीजिए कि जो पोएट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने कहा कि ग्रीस वॉज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रेडल का मतलब पालना, जिसमें बच्चे को झुलाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पोएट और आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं कि ग्रीस तो जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, वो पालना है। उसी पालने से जो है पूरे यूरोप का कल्चर डेवलप हुआ है, और उस पालने को ही हम लोगों ने आज़ादी नहीं दी, वही इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड बैरोन। लॉर्ड बैरोन जो है इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं। उन्होंने फंड इकट्ठा करने शुरू किए कि किसके लिए, ग्रीस के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। और बाद में वो लड़ाई करने ग्रीस भी गए, और वहीं लड़ाई करते करते जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप लेड टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग द ग्रीक्स फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर। तो किसके कंट्रोल में था ग्रीस, ये कंट्रोल में था ओटोमन एम्पायर के। और किससे इंडिपेंडेंस चाहिए था ग्रीक लोगों को, ओटोमन एम्पायर से। क्यों, हम ओटोमन एम्पायर के बाहर रहेंगे और हमारी अपनी एक नेशन होगी। उसके बाद फाइनली एक होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में, और ग्रीस बन जाता है एक इंडिपेंडेंट नेशन। अगला है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया था इन्होंने, और इनका क्या रोल है ये आपको बताना है। ओटोमन बिस्मार्क जो है, ही इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सेकेंड पॉइंट, इन द प्रोसेस ही टुक द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। आपको पता है कि जर्मनी जब नहीं था तो उस समय जो है जर्मन स्पीकिंग एरियाज अलग अलग बटे हुए थे। तो उसमें जो सबसे पावरफुल जर्मन स्पीकिंग एरिया कह सकते हैं वो था प्रशिया, और प्रशिया के ही थे ओटोमन बिस्मार्क। ने इन्होंने प्रशियन आर्मी का हेल्प लिया, ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लिया, और उसके बाद इन्होंने 3 लड़ाइयाँ की 7 साल के अंदर। किससे किससे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से। और जब लड़ाइयाँ तीनों ख़त्म हो गई 7 साल के अंदर, तो बाद में प्रशिया जीता, और उसने जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो था उसको कंप्लीट किया। जनवरी 1871 में प्रशिया का जो राजा था विलियम वन, उसको डिक्लेयर कर दिया गया पूरे जर्मनी का राजा। और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। ये दिखाया कि प्रशिया कितना पावरफुल था, उसने पूरे जर्मनी को यूनिफाई कर दिया। और करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, ये सब जो है मॉडर्नाइज किए गए जर्मनी के अंदर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गिसेपी मैज़िनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जो रोल, जिस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल बिस्मार्क ने प्ले किया है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, वैसे ही मैज़िनी का रोल है इटली के यूनिफिकेशन में। तो मैज़िनी जो है वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, और इसने जो है इटालियन रिपब्लिक को यूनिफाई करने के लिए प्रोग्राम चलाया। इसने सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। उसके बाद ये जब 1831 में और 1848 के रिवॉल्यूशन में फेल हो गया, तो इसने हेल्प लिया किसका, पिडमोंट सार्डिनिया का, जहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल द सेकेंड। और उसके बाद इन लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को जो है यूनाइटेड इटली का राजा डिक्लेयर कर दिया गया आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और यूनाइटेड इटली ऑफर्ड देम अ पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो इसके हेल्प से, किसके, मैज़िनी के हेल्प से इटली का भी यूनिफिकेशन हो गया। अगला है हाउ आर द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप क्लोजली अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। क्या पूछा गया है कि नेशनल यूनिटी इन 19th सेंचुरी, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा इसको फिर से डिस्कस करेंगे कि जो 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटी जो है वो लिबरलिज्म से कैसे एसोसिएटेड था। तो देखिए द एबोलिशन के किस तरीके से माना गया, लिबरलिज्म का क्या मतलब माना गया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि स्टेट के द्वारा किसी प्रकार का इम्पोज जो है रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज नहीं होना चाहिए, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ये था लिबरलिज्म। या फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कंसेंट, आपसी सहमति से सरकार होनी चाहिए, द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज, ये भी आपको मैंने समझाया था पिछले क्वेश्चन में, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, रिस्ट्रिक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो ये सब लिबरलिज्म का मीनिंग है, जो नेशनल यूनिटी का मीनिंग बन गया था 19th सेंचुरी के यूरोप में। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड ब्रिटेन कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ नेशन स्टेट। या इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल।
जनरली हम देखते हैं क्या कि जो यूनिफिकेशन हुए हैं उसमें अपहेवल हुआ है, विद्रोह हुआ है, लोगों के द्वारा रिवॉल्यूशन किया गया है। लेकिन ब्रिटेन का यूनिफिकेशन ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना वो ऐसा नहीं बना। कैसे बनता है? द प्राइमरी, देखिए जो आज का जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अंदर जो पहले जो लोग थे उनकी आइडेंटिटी कैसी थी? उसमें कोई लोग वेल इंग्लिश थे, इंग्लिश बोलने वाले, है ना, इंग्लैंड के लोग, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, यानी क्या है कि जो इंग्लैंड में रह रहा है वो इंग्लिश है, जो वेल्स में रह रहा है वेल्स है, जो स्कॉटलैंड में रह रहा है वो स्कॉटिश है, और जो आयरलैंड में रह रहा है वो आयरिश है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स थे, एंड दिस ग्रुप हैड देयर ओन कल्चर एंड द पॉलिटिकल ट्रेडिशन। लेकिन हुआ क्या? इंग्लिश नेशन ग्रीव स्टेडली इन वेल्थ। धीरे धीरे जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लैंड जो था, वो वेल्थ में बढ़ता चला गया, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया, उसका पावर बढ़ता चला गया, जिससे कि वो बाकी आइलैंड्स के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल सके, है ना। और बाद में क्या हुआ कि इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से यानी राजा से 1688 में पावर को सीज कर लिया, और फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, और इससे बना क्या? यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इससे बना। तो ये था ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिर से एक बार देख लेते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी हम लोगों ने हालांकि थोड़ा बहुत देखा, इसमें इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा गया है कि लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट में होना। तो देखिए, इटली जब यूनिफिकेशन नहीं हुआ था तो वो अलग अलग पार्ट में तो था। अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वॉज एक्सपीरियंस्ड इन इटली। इटली ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। हाउ मेनी स्टेट्स? 7 स्टेट्स। इसमें जो सिर्फ एक जो सार्डिनिया पिडमोंट था, या पिडमोंट सार्डिनिया भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे। बाकी देखिए तो नॉर्थ में जो है ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था, सेंटर पोप के कंट्रोल में था, और साउथ में जो है बर्बन किंग ऑफ स्पेन का रूल चलता था। गिस्पी मेज़नी ने इनिशिएटिव लिया कि मैं इटली को जो है यूनिफाई करूंगा। ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में है, या पोप के अंडर में है, या बर्बन किंग के अंडर में है, इन सभी एरिया को यूनिफाई करूंगा। और उसने एक बनाया सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था यंग इटली। उसके बाद उसने चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया का जो था, जिसका नाम था काउंट ऑफ केवर, उससे उसने हेल्प लिया, और उसने मूवमेंट शुरू किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, और बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, और 1861 में विक्टर इमैनुअल को इटली का जो है राजा डिक्लेयर कर दिया गया, और रोम बना इटली का कैपिटल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विजुअलाइजिंग द नेशन। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ रोमांटिसिज्म इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द यूरोपियन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो रोमांटिसिज्म, या जिसको हम बोलते हैं कल्चरल मूवमेंट, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो रोमांटिक आर्टिस्ट, रोमांटिक आर्टिस्ट का मतलब क्या है? कल्चरल आर्टिस्ट, जो कल्चर के बारे में लिखते हैं। तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने रीज़न और साइंस को जो है क्रिटिसाइज़ किया कि हर चीज़ को आप तर्क से, हर चीज़ को विज्ञान, हर चीज़ में नहीं आप इंटरप्रेट कर सकते। आपको कई बार इमोशंस को देखना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग, इसके ऊपर ध्यान देंगे, न कि सिर्फ रीज़न और साइंस के ऊपर। सिर्फ तर्क और विज्ञान से सब कुछ नहीं हो सकता है। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, है ना, कि हम एक कलेक्टिव हेरिटेज देखेंगे कि हमारा इतिहास क्या है, अ कॉमन कल्चरल पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर एज द बेसिस ऑफ द नेशन। यानी कि जब भी हम कोई नेशन क्रिएट करेंगे तो उसका बेसिस क्या होगा? एक कल्चरल पास्ट, कि हमारा एक सांस्कृतिक इतिहास रहा हो। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड ने क्या क्लेम किया? ही क्लेम्ड दैट द जर्मन कल्चर, ट्रू जर्मन कल्चर was to be discovered among the common people, and common people means das folk. It was through the folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of nation was popularized. Collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. तो हमें क्या करना है? जो फोक कल्चर है, फोक कल्चर का क्या मतलब है? जो लोकगीत होते हैं ना, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, इसको हमको क्या करना है? इसको हमको कलेक्ट करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि देखिए आपकी ये हिस्ट्री रही है। लोग क्या होने लगा था कि जो जिस एम्पायर कंट्रोल में आ गया उसको लगता था कि यही हमारी हिस्ट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री तो उसके पहले की आपकी है।
उसको जानना है, और वही आपका बेसिस बनेगा किसके लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईलाइट द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन द बाल्कन रीजन बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जो बाल्कन रीजन है वहाँ पे जो नेशनलिस्ट टेंशन हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, वो क्या था उसको बताइए, उसका रीज़न बताइए। या डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बाल्कन आफ्टर 1871 इन यूरोप। देखिए, बाल्कन जो रीजन है वो एक ऐसा रीजन था जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्सिगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना आज के डेट में, ये सब कहलाते थे बाल्कन रीजन। और यहाँ के जो लोग थे उनको कहते थे हम स्लाव, SLAV, स्लाव। तो द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म लेड टू डिसइंटीग्रेशन। जब रोमांटिक नेशनलिज्म स्टार्ट होता है, जब कल्चरल मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज जो थे वो डिसइंटीग्रेट होने लगे। कहाँ से डिसइंटीग्रेट होते, ये मोस्टली पार्ट्स थे किसके, ओटोमन एम्पायर के। तो ये डिसइंटीग्रेट होने लगे, ये अलग होने लगे। एंड डिफरेंट स्लाविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर ओन आइडेंटिटी। तो अब हम कह रहे हैं कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, ये सब जो है एक स्लाव कहलाते हैं। लेकिन जो हर कंट्रीज़ के अलग अलग जो स्लाव लोग हैं वो कहे कि नहीं भाई, हम सबकी एक आइडेंटिटी नहीं है, हम सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। एंड द बाल्कन रीजन बिकेम अ रीजन ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट ओवर एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उसके बाद हर कोई अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाह रहा है। और उसी टाइम जो ग्रेट यूरोपियन पावर्स हैं जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये लोग भी जो है बाल्कन रीजन के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये रीजन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से इस रीजन में इतनी लड़ाइयाँ हुई और फाइनली इट लेड टू द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से बेटा। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, बिल्कुल आपको मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।